देखिए, जो माननीय प्रशांत भूषण जी ने जो 2 ट्वीट्स किए हैं, पहले आप उनको समझें कि वो ट्वीट्स हैं क्या। उन्होंने एक ट्वीट्स किया जो चीफ जस्टिस श्री बोबड़े साहब हैं, वो नागपुर के राजभवन के बाहर, राजभवन में हार्ले डेविडसन एक मोटरसाइकिल है, खड़ी है, उसमें स्टैंड उसका लगा हुआ है साइड में। बीजेपी के नेता हैं कोई, उनके बेटे की वो मोटरसाइकिल है, 50 लाख उसकी कीमत है। उस पे उन्होंने ट्वीट्स किया और वो ट्वीट्स का सार ये है कि भाई जो चीफ जस्टिस साहब हैं इस मोटरसाइकिल पर बैठे हैं जो बीजेपी के नेता की है, 50 लाख इसकी कीमत है, और आसपास खड़े सभी लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ना तो मास्क लगा रखा और ना ही हेलमेट पहन रखा, और वो भी ऐसे समय में जब उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन में रखा हुआ है। एक तो ये ट्वीट्स है। एक दूसरा ट्वीट्स जो है उन्होंने किया कि इतिहासकार भविष्य में जब भी इतिहास लिखेंगे तो पिछले 6 सालों का जो इतिहास, जिसमें औपचारिक रूप से आपातकाल लगाए बिना ही देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका रही है उस पर जरूर लिखेंगे। विशेषकर जो पिछले 4 चीफ जस्टिस हैं उनकी भूमिका पर टिप्पणी जरूर होगी। ये 2 ट्वीट्स कहे थे। इसमें जो पहला ट्वीट था उसमें एक चीज पर प्रशांत भूषण जी ने स्वयं माफी मांगी। उन्होंने कहा कि ये तथ्य रूप से गलत है, जिसमें कि मोटरसाइकिल खड़ी है और हेलमेट पहनने की जो बात कही, भाई खड़ी है तो हेलमेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने लिख के इस बात पे कहा भाई ये मैंने निश्चित रूप से मेरे से मिस्टेक हुई है, गलती है। बाकी कोई और बात किसी भी तरह से ऐसी नहीं है कि आम आदमी भी कहेगा भाई सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में है, इसमें कहां लॉकडाउन में है ना जी। सब देख रहे हैं पिछले 5-5.5 महीने से, यानी कि मार्च में 22 मार्च के बाद से 24 से ऑफिशियली कह सकते हैं लॉकडाउन में है सुप्रीम कोर्ट लगातार। कहां गलत है? उस मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, सच है, बीजेपी के नेता की मोटरसाइकिल है, सच है, हार्ले डेविडसन 50 लाख की मोटरसाइकिल है, सच है। उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा, यह भी सच है, बाकी ने लगा रखा है। तो एक ये बात जो पूरी सच है उसको कहने में ये चीफ जस्टिस साहब का अपमान कैसे हो गया? ये कहीं दूर दूर तक भी उनका अपमान नहीं है। और दूसरा जो ट्वीट्स है जिसमें वो ये कह रहे हैं भाई कोई भी व्यक्ति कहेगा कि अगर इतिहास भविष्य में लिखा जाएगा तो इन सारी चीजों पे होगा, बिल्कुल स्वाभाविक उन पर नजर जाएगी, उन पर चर्चा होगी, उन पर टिप्पणी होगी, लिखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति कहेगा। इसमें कहां अदालत का अपमान माननीय प्रशांत भूषण जी ने किया है? कहीं भी इसमें अदालत का अपमान दूर दूर तक भी नहीं है। मैं अगर सीधे शब्दों में कहूं, मानने को मैं कुछ भी मान लूं, भाई अगर मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मेरे ही हाथ में सब कुछ है, मैं ही उसको निश्चित करने वाला हूं, फैसला देने वाला, तो मैं जो मन में आऊं मान लो। लेकिन ये जो ट्वीट्स हैं इन दोनों में कोई भी ऐसा ट्वीट्स नहीं है जिसे अदालत के अपमान की बात की जाए। अब दूसरी बात, ये जो टिप्पणी की गई है इसमें आप एक चीज देखें कि जज अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट अलग है। कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में जज हैं लेकिन कोई जज सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता, या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता। तो चीफ जस्टिस पर टिप्पणी या किसी जज पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी नहीं हो सकती। ठीक है ना, इसको हमें देखना पड़ेगा। और फिर ये जो चीजें हैं इसके साथ में एक और लीगल चीज आप देखिए जो उसी से आई है, उसी में ये चर्चा में है कि जिस व्यक्ति ने ये इस ट्वीट्स के ऊपर कंप्लेंट दी है उस कोई भी व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अनुसार व्यक्ति अपने आप कोई कंप्लेंट नहीं दे सकता, उसे अटॉर्नी जनरल से, अटॉर्नी जनरल के माध्यम से उसको
उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल कहेगा कि हाँ भाई ठीक है, देन उसके बाद में वो कंप्लेंट जाएगी। इसमें अटॉर्नी जनरल ने वो कंप्लेंट की नहीं जी। एक आपने सुमोटो ले ली, और दूसरा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकाला है वो 11 साल पुराना मुकदमा है जी। उस 11 साल पुराने वाले मुकदमे में जो बात कही गई थी, जिसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है, उसमें यह कहा गया कि उस समय तक 2009 में एक इंटरव्यू उन्होंने तहलका मैगजीन को दिया था। उसमें यह कहा था उन्होंने कि जो पिछले 16 चीफ जस्टिस हैं उनमें से लगभग आधे जो हैं वो भ्रष्ट हैं। अब भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का यही मतलब नहीं है कि पैसा लेन देन किया गया हो। भ्रष्टाचार के कई भी और तरीके हैं कि आपको किसी के हक में कोई काम करना है, आपने काम कर दिया, कोई काम नहीं करना है, नहीं होने देना है, आपने वो रोक लिया। ये तो उन्होंने बड़े विशद रूप में बताई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 2012 में जब ये मुकदमा जो चल रहा था कंटेम्प्ट का, उसकी सुनवाई 2012 में रोक दी गई। उस समय जब उन्होंने अपना एफिडेविट दिया था 134 पेज के लगभग का, उसमें उन्होंने डिटेल जो भी चीफ जस्टिस थे जिन पे आरोप लगाए थे, उसमें डिटेल में उन्होंने बताया था कि किस किस चीफ जस्टिस ने क्या क्या किया। अब जैसे एक चीफ जस्टिस रहे जो जम्मू एंड कश्मीर के भी चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने किसी व्यक्ति के फेवर में फैसला किया, उस व्यक्ति ने उनको वहां पर जम्मू कश्मीर में गंदरबल में 2 नाला जमीन दी। फिर सरकार ने वहां की ने उनको जमीन दी। इसके अलावा एक जो जज जो रहे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के, उन्होंने जो उस समय भजनलाल मुख्यमंत्री थे उसके हरियाणा के, उनके फेवर में एक जजमेंट दिया। और आप देखिए मजा कि जिस दिन उनके फेवर में एक जजमेंट दिया जो मुकदमा पे चल रहा था, उसी दिन मुख्यमंत्री के विशेष कोटे से उनकी दोनों बेटियों को 2 प्लॉट दिए गए। चंडीगढ़ में या कहां 2 प्लॉट उन्हें दिए गए। ये क्या कहेंगे आप इसको? तो इस तरह से जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, एफिडेविट के साथ में उन्होंने ये सारी बात कही है और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ में गई है जी। आप उन पे मुकदमा चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप चलाइए। आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपमान किया है, ओके, पर आप जो बात उन्होंने कही है, जो सबूत उन्होंने दिए हैं, जो आरोप उन्होंने उन 8 चीफ जस्टिस पर लगाए हैं, आप उनकी जांच नहीं करना चाहेंगे? क्या यह न्याय का तकाजा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगा रहा है और सबूत दे रहा है, एफिडेविट में कह रहा है, शपथ पर कसम खाकर ये वो शपथ जो है वो कह रहा है, तो क्या उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? आप उसकी निष्पक्ष जांच कराइए। उसके बाद में अगर ये सारे आरोप झूठे निकलते हैं तो आप प्रशांत भूषण जी को जो भी सजा दे सकते हैं कानून दीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपके मन में जो आ रहा है आप जैसे चाह रहे हैं कि भाई आरोप लगाए हैं, हमारे लिए काफी है कि आप भ्रष्ट कह रहे हैं। सिर्फ इस आधार पर आप किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ मुकदमा चला के उसे दोषी, और वो भी उस समय आप देखें सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में, क्या प्रशांत भूषण जी के खिलाफ ये जो मुकदमे हैं दोनों कंटेम्प्ट के, ये इतने महत्वपूर्ण हैं इस समय, जिस समय लॉकडाउन में, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी मुकदमों के फैसलों की जरूरत है, लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं वो बहुत खतरे में हैं, उन पर होनी चाहिए। उस समय पे आप इन मुकदमों को निकाल के 11 साल पुराना जो मुकदमा है, 8 साल जिसको डंप हुए हो गए, आप उसे निकाल के उस पर चर्चा कर रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरी करिए ना। आप दिखाइए कि हम जो फैसला कर रहे हैं, हमारा फैसला पूरी तरह से सही है। एक बात, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। दूसरी जो बात है, जो ये बेंच है, जिस बेंच के सामने ये प्रशांत भूषण जी का मुकदमा है, उस बेंच के जो हेड हैं जस्टिस अरुण मिश्रा साहब और प्रशांत भूषण जी के बीच में काफी मतलब
ऐसी कड़वाहट रही है, और वो जो कड़वाहट है काफी एक दूसरे पे मतलब एक कमेंट वाली वो बात रही है। उन्होंने बार बार जस्टिस मिश्रा साहब ने कहा है कई मुकदमों में कि भाई ये तो आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं और ये वो है, गलत है ये है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, और उन्होंने लिखित में चीफ जस्टिस साहब को दिया कि भाई मेरे और इनके जो बीच में फर्क है, और मुझे नहीं लगता कि इनकी बेंच से मुझे न्याय मिलेगा, यह शंका जाहिर की है। तो आप इस मुकदमे को किसी और बेंच में ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन वो कोई और बेंच में ट्रांसफर नहीं किया गया, जस्टिस अरुण मिश्रा साहब की बेंच में ही रहा, नहीं किया। वैसे भी एक नैतिक ताकत तकाजा है, यूं कहे कि इंसाफ को जिंदा रखने का एक तरीका है। अगर माना मेरे पर कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि भाई मुझे आपसे जो है न्याय नहीं मिल सकता, तो मेरी ऐसी क्या वो है, मेरा क्या लेना देना है। ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा लगता आप दूसरी जगह चले जाओ। वो खुद ही ट्रांसफर कर देना चाहिए था, अपने आप को अलग कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अंत में जब दोषी उन्हें करार दिया जा रहा है तो उनकी शंका जो है सही साबित हो गई, क्योंकि उनकी बात मतलब समझी नहीं गई, सुनी नहीं गई, और बार-बार यह माना गया, यह कहा गया कि प्रशांत भूषण झूठ बोल रहे हैं। प्रशांत भूषण जी ने यह बात जो कही है अपने एफिडेविट में, जो अभी 140 पेज का एफिडेविट नया दिया, उसमें यह कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान जब लोगों के मूल अधिकार जो हैं उनके विषय में भी लोग बड़ी दिक्कत में हैं कि सुने नहीं जा रहे हैं। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण मुकदमे हैं, जैसे लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मुकदमा है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड में 95% जो पैसा है अकेले बीजेपी के अकाउंट में आया है, और वो इस तरह का है कि किसने दिया पैसा, कितना पैसा दिया, किसी को नहीं पता लग सकती, कहीं उसका कुछ नहीं है। तो बहुत जरूरी था, उसकी सुनवाई होनी चाहिए थी। 1 साल हो गए, जो कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे ही कई मुकदमे, और आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर थे किस तरह से सड़क पर जा रहे थे, मर रहे थे, बूढ़े बच्चे, और कैसे डिलीवरी भी सड़क पर हो रही थी, उसके विषय में 62 दिन, मतलब सुप्रीम कोर्ट 62 दिन बाद सुनवाई करे, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट के कई एडवोकेट ने लिख दिया। और उससे पहले गुजरात हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बेंगलोर हाई कोर्ट वगैरह, ये जो है कर्नाटक हाई कोर्ट, ये बड़े फैसले दे चुकी प्रवासी मजदूरों के पक्ष में, सरकारों को कह चुके कि इनका ध्यान रखा जाए। उसके बाद तो ये जो सारी चीजें उन्होंने कही, इनमें क्या झूठ था? कोई झूठ नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है अपने फैसले में कि प्रशांत भूषण ने झूठ बोला, लॉकडाउन में इतने इतने मुकदमे ऐसे ऐसे हमने तय किए, तो कोर्ट जो है अकेले। बात ये नहीं है, बात ये है कि लोगों से जुड़े हुए जो सीधे सीधे मुद्दे हैं उन पे क्या किया आपने? कोई भी नहीं। और जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, वो ऐसे लग रहा है कि फैसले, जो भी फैसले सरकार के खिलाफ, कोई फैसला नहीं हो रहा, जबकि सरकार इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स कर रही है, इतना गलत काम कर रही है। तो ये सारी चीजें देखते हो। अब दूसरा, ईमानदारी की बात यह है कि जो आरोप उन्होंने लगाए अपने एफिडेविट में, उनकी जांच कराई जाए, और जांच कराने के बाद में सुना जाए प्रॉपर तरीके से ओपन कोर्ट में। ऐसे नहीं ये जो कार्रवाई हो रही है, ये नहीं कि जो लॉकडाउन के दौरान जो वर्चुअल जो हो रही है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ये नहीं। बहुत महत्वपूर्ण मसला है, ओपन कोर्ट में होना चाहिए, खुल के होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, उसके बाद फैसला होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो सजा की गई, दोषी करार दिया गया है प्रशांत भूषण जी को, ये प्रशांत भूषण जी अकेले को दोषी करार नहीं दिया गया, ये दोषी करार दिया गया है पूरी वकील कम्युनिटी को, एडवोकेट फ्रेटर्निटी को, लॉयर्स फ्रेटर्निटी जो है, पूरे एडवोकेट समाज को दोषी करार दिया गया है। और ये उन पत्रकारों को, उन साहित्यकारों को, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो सच बोल सकते हैं, सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, सच के पक्ष में आवाज बुलंद करते हैं, जनता की आवाज बुलंद करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की भी समालोचना करने की हिम्मत रखते हैं। ये उन सब का मुंह बंद करने के लिए, बंद करने की कार्रवाई है।
केवल इतना नहीं है ये जो सब कुछ किया जा रहा है, और इसके साथ ही आप मान लीजिए कि जो अनुच्छेद 19 के तहत संवैधानिक जो हमें मूल अधिकार मिले हैं, वो अधिकार एक तरह से खत्म हो गया, बोल नहीं सकता। इस फैसले के बाद में किसी की हिम्मत नहीं होगी जो ये तरफ होना ये चाहिए। अदालत बड़ी है, सर्वोच्च अदालत है, उस अदालत का दिल भी बड़ा होना चाहिए, उस अदालत के जो फैसले भी बड़े चाहिए। क्या आप अपना सम्मान डंडे से करवाएंगे? क्या सजा का डंडा चला के आप अपना सम्मान करवाएंगे? क्या ऐसे सम्मान होता है? क्या सम्मान होता है दिल से, और दिल से सम्मान कब होता है? जब ऐसे अच्छे फैसले होते हैं, ऐसे अच्छे काम होते हैं जो दुनिया को दिखाई दें, वाह सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया है, न्याय की रक्षा की है, संविधान की रक्षा की है। सुप्रीम कोर्ट की आंखों के सामने ये सब कुछ किसी से छुपा नहीं है। देश के संविधान को ताड़ ताड़ कर चिथड़े चिथड़े किया जा रहा है, संविधान की हत्या की जा रही है, सारी संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना दिया इस सरकार ने। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की आंखों के सामने है। और किस तरह से फैसले हुए समझ में आता है। राफेल का मुकदमा और 3 तलाक का मुकदमा, और आप देखेंगे कि वो जो फैसला हुआ अयोध्या वाले मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि मस्जिद टूटी है, मंदिर वहां कुछ नहीं था, सब कुछ एक्सेप्ट किया उसने कि वहां मस्जिद थी, वहां मंदिर कभी नहीं था किसी तरह के। उस सब के बावजूद भी फैसला वहां दिया गया उनके पक्ष में। चलो उससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि संविधान के जिस अनुच्छेद 142 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो मुकदमे का फैसला दिया, उनको अधिकार है, लेकिन उसमें यह है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय। बट जब आप कह रहे हैं कि वहां मस्जिद थी, मंदिर था ही नहीं, और फिर भी आप उनके हक में दे रहे हैं, तो फिर न्याय कहां हुआ? लेकिन उस सब को भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। और ये सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें होने के बाद में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 4 महीने बाद राज्यसभा में वो बन जाते हैं सदस्य। और अभी एक और लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं रंजन गोगोई जी, उनके बेटे ने अभी जो है जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है, बताते हैं काफी अच्छा 40 करोड़ रुपए उन्होंने टैक्स दिया है। ऐसे कैसे पैसा बरसता? वकालत तो हम भी करते हैं, हम भी जानते हैं कैसे क्या होता है। क्या ये वो सारी चीजें नहीं हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि जो होना चाहिए वैसा कुछ हो नहीं रहा, और संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी सी कमी है। अब आप एक चीज बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद कंटेम्प्ट करें तब आप क्या करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता उसको जो जितनी पावर दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि अगर सरकार आपे से बाहर हो जाए और देश के लोकतंत्र को तबाह करने में लगे। और इसको मैं नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जो जजेस हैं, सीनियर मोस्ट जजेस, जस्टिस दीपक मिश्रा जिस समय चीफ जस्टिस थे, उनके समय में जो 4 जस्टिस निकल कर आए, जस्टिस चेलमेश्वरम, जस्टिस मदन बी लोकुर, ये रंजन गोगोई खुद, और एक और थे जस्टिस जोसेफ। ये जो 4 जजेस, इन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, और हम इसलिए निकल के आए हैं कि अब से 20 साल बाद जब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि वे जब लोकतंत्र खत्म हो रहा था तो आप क्या कर रहे हैं, हम क्या जवाब देंगे उन्हें? जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, किस किस तरह से, इसके बाद भी किसी प्रमाण की आवश्यकता है क्या? जी नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो प्रशांत भूषण जी के खिलाफ ये अवमानना के मुकदमे चलाए जा रहे हैं, मेरी समझ में ये बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है। और जिस तरह से उनको दोषी ठहराया गया है, मेरी नजर में वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ये प्रशांत भूषण को नहीं, पूरे वकील समाज को दोषी ठहराया गया, पूरे वकील समाज को सजा दी जा रही है। और मैं समझता हूं इसके खिलाफ, इसके विरोध में आवाज बुलंद करनी चाहिए। अन्यथा अगर वकील नहीं बोल सकता तो कोई और तो बोल ही नहीं सकता।